नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हो परफेक्ट टैक्स एंड अकाउंटिंग सॉल्यूशंस। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग अकाउंट्स से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन एग्जाम्स में या फिर इंटरव्यू में पूछे जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझेंगे, जो कि एक पर्टिकुलर चैप्टर से होगा जिसका नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो इंटरव्यू हो या फिर एग्जाम हो। इसलिए इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। सारे क्वेश्चंस का आंसर आप खुद से करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, व्हाट इज कैपिटल। आपको बताना है कि कैपिटल क्या होता है। इसका आंसर दोस्तों हम लोग इस तरह से दे सकते हैं, लेकिन आंसर देने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात। अगर आप हिंदी मीडियम में अकाउंट्स पढ़ते हैं तो भी आपको इंग्लिश में ही अकाउंट्स को समझना चाहिए, और अगर आप इंग्लिश मीडियम में अकाउंट्स पढ़ रहे हैं तब तो कोई बात ही नहीं है ना। यानी कि अगर आप हिंदी मीडियम में भी पढ़ रहे हैं तो आपको इंग्लिश मीडियम में अकाउंट्स को समझना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में आपको सारे काम इंग्लिश में ही करने होंगे, वहां पे हिंदी नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग देते हैं। तो इसका आंसर हम इस तरह से दे सकते हैं कि कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन एन इंटरप्राइजेस। कैपिटल क्या है दोस्तों? तो कैपिटल एक अमाउंट है जो प्रोप्राइटर है ना, किसी भी संस्था का जो मालिक होता है वो उस संस्था में इन्वेस्ट करता है, इसी को कैपिटल कहते हैं। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ मनी और एसेट्स हैविंग ए मॉनेटरी वैल्यू। इट इज अ लायबिलिटी ऑफ अ बिजनेस टुवर्ड द प्रोप्राइटर। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जब भी आप कोई भी बिजनेस करते हैं तो उसमें जो भी आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसी पैसे को हम कैपिटल कहते हैं। क्लियर है? ठीक है, आप पैसा में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं या कुछ एसेट के रूप में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे कि आपने एक बिजनेस शुरू किया और उसमें अपने बिल्डिंग को यूज कर लिया आपने, तो बिल्डिंग आपके लिए एसेट है और इसे अपने बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया है, तो ये भी क्या होगा दोस्तों? उस बिजनेस के लिए कैपिटल होगा। साथ में एक और इंपॉर्टेंट बात, कैपिटल जो है वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बिजनेस अलग होता है और बिजनेस का ओनर अलग होता है, एज पर सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। क्लियर है? तो जो पैसा आपने बिजनेस में लगाया है वो पैसा बिजनेस के लिए क्या है? लायबिलिटी है। वो बिजनेस का पैसा नहीं है बल्कि वो बिजनेस के मालिक का पैसा है। क्लियर है? चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज लायबिलिटी एंड इट्स टाइप। आपको बताना है कि लायबिलिटी क्या होता है और इसके क्या टाइप्स हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग दोस्तों इस तरह से दे सकते हैं कि लायबिलिटी मींस अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस। वेरी सिंपल, जो भी पेबल है, जो भी बकाया है, जो भी आपको पेमेंट करना है उसे हम सिंपली लायबिलिटी बोलेंगे। क्लियर है? चलिए अब इसके कुछ टाइप्स को समझ लेते हैं। तो सबसे पहला है हमारा लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में कहता है कि नॉन करंट लायबिलिटी इज द लायबिलिटी विच इज पेबल आफ्टर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। बहुत ही आसान भाषा में समझ लीजिए कि वैसा लायबिलिटी जिसका भुगतान आपको करेंट फाइनेंशियल ईयर में नहीं करना है, उसका भुगतान आप आगे कर सकते हैं फ्यूचर में 2-4 साल के बाद भी, तो उस तरह का जो लायबिलिटी होगा उसे हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटी या फिर नॉन करेंट लायबिलिटी कहेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है हमारा करेंट लायबिलिटी या फिर शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। यहां पे कहता है कि करेंट लायबिलिटी इज दैट लायबिलिटी विच पेबल विद इन 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। तो यहां पे सिंपली समझ लीजिए दोस्तों कि वैसा लायबिलिटी जिसको आपको 12 महीने के अंदर में पेमेंट कर देना है, यानी कि एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर में आपको पेमेंट कर देना है, उस तरह के लायबिलिटी को हम करेंट लायबिलिटी या फिर शॉर्ट टर्म लायबिलिटी कहते हैं। क्लियर है? अब दोस्तों आइए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटी की। तो मान लेते हैं कि आपने किसी बैंक से लोन ले रखा है जिसका रीपेमेंट आप अगले 5 साल में करेंगे, तो उस तरह के लायबिलिटीज को हम क्या कहेंगे दोस्तों? लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। ठीक है, करेंट लायबिलिटीज की अगर हम बात करें तो मान लेते हैं कि आपने उधार में गुड्स परचेज किया है, ठीक है, या फिर आपको रेंट देना होता है और आपने रेंट पेमेंट नहीं किया है, रेंट आउटस्टैंडिंग है, तो इस तरह का जो छोटा छोटा लायबिलिटीज होगा उसे हम करंट लायबिलिटीज कहेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज एसेट। आपको बताना है कि एसेट क्या होता है, संपत्ति क्या होता है। ठीक है, तो इसका आंसर दोस्तों हम लोग इस तरह से दे सकते हैं, एसेट्स आर द प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय एंटिटी और इंटरप्राइजेस। दे आर द इकोनॉमिक सोर्स ऑफ द बिजनेस। यानी दोस्तों सिंपली यहां कहने का मतलब यह है कि एसेट जो है वो क्या है? प्रॉपर्टी है।
है ना, किस चीज का प्रॉपर्टी है भाई, कोई बिजनेस है तो उसका जो भी प्रॉपर्टीज होगा उसे हम एसेट कहेंगे। क्लियर है। और ये एसेट्स जो होते हैं वो बिजनेस का इकोनॉमिक सोर्स होते हैं। क्लियर। तो बहुत ही सिंपल है, इस तरह से आप इसका आंसर दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज फिक्स एसेट। अब आपको बताना है कि फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं। तो इसका आंसर आप इस तरह से दे सकते हैं, फिक्स एसेट्स रिफर टू दोज एसेट्स which are held for continued use in the business for the purpose of producing goods or services and are not meant for resale। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, फिक्स एसेट्स वैसा संपत्ति है जिसके यूज से आप अपने बिजनेस को रन करते हैं, जिसकी मदद से आप गुड्स तैयार करते हैं या फिर सर्विस प्रोवाइड करते हैं और जिसकी मदद से आप बिजनेस को चलाते हैं, जिसे आप रीसेल करने के लिए नहीं रखते हैं, वैसे एसेट्स को हम क्या बोलेंगे, फिक्स एसेट्स बोलेंगे। ठीक है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, है ना, ये सारी चीजें आप रीसेल करने के लिए तो नहीं रखेंगे। हाँ, अगर आपका मशीनरी का शॉप है तब आप मशीनरी को रीसेल करने के लिए रखेंगे, तब ये मशीनरी जो है वो आपके लिए फिक्स एसेट्स नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, गुड्स होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट डू यू मीन बाय करेंट एसेट्स। कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हो तो इसके लिए माफी चाहूंगा। तो चलिए यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि करेंट एसेट्स का मतलब क्या होता है, करेंट एसेट से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर आप इस तरह से दे सकते हैं दोस्तों, करेंट एसेट्स आर दोज एसेट्स which are held by an entity or enterprises with the purpose of converting them into cash within a short period that is 1 year। तो यहां कहने का मतलब दोस्तों ये है कि हमारा जो करेंट एसेट होता है वो ऐसा एसेट होता है जिसे हम आसानी से शॉर्ट पीरियड में, दैट इज 1 ईयर, 1 फाइनेंशियल ईयर, है ना, जिसे हम आसानी से एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकें। ठीक है। तो उस तरह के एसेट्स को हम क्या कहेंगे, करेंट एसेट कहेंगे। क्लियर है। एग्जांपल हमने यहां दे रखा है, स्टॉक, है ना, आपके पास जो स्टॉक पड़ा हुआ है उसे आप सेल करेंगे, वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। डेटर है, डेटर आपको पेमेंट कर देगा, कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। बिल्स रिसीवेबल्स हैं, है ना, तो ये सारी चीजें जो हैं जिसे आप शॉर्ट पीरियड में कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं उसे हम करंट एसेट कहेंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक्सप्लेन टेंजिबल एसेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको बताना है कि टेंजिबल एसेट जो है वो क्या होता है। तो बहुत ही सिंपल सा इसका आंसर है दोस्तों, टेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स विच कैन बी सीन एंड टच्ड, इन अदर वर्ड विच हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस सच एज फर्नीचर, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग एक्सेट्रा। ठीक है। तो यहाँ कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ऐसा एसेट जिसे आप देख सकें, जिसे आप छू सके, जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, उसे हम टेंजिबल एसेट कहेंगे। जैसे कि फर्नीचर, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, इन सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, है ना, तो इस तरह के एसेट्स को हम क्या कहेंगे, टेंजिबल एसेट्स कहेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डिफाइन इनटेंजिबल एसेट्स। अब आपको बताना है कि इनटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं। तो इसका आंसर आप इस तरह से दे सकते हैं, इनटेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट which do not have a physical existence and which cannot be seen or felt। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, ऐसा एसेट जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, जिसे ना तो आप देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, ना ही फील कर सकते हैं, तो इस तरह के एसेट्स को हम इनटेंजिबल एसेट कहते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, है ना, ये सारी चीजों को आप ना तो देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, लेकिन ये बिजनेस के लिए क्या है, एसेट है। तो इस तरह के एसेट्स को हम इनटेंजिबल एसेट कहते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट डू यू मीन बाय वेस्टिंग एसेट। अब आपको बताना है कि वेस्टिंग एसेट किसे कहेंगे, है ना, वेस्टिंग एसेट से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर आप इस तरह से दे सकते हैं, वेस्टिंग एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर कंज्यूम्ड थ्रू बीइंग वर्कड और यूज्ड सच एज माइंस, ऑयल वेल एक्सेट्रा। तो वेस्टिंग एसेट्स हम उस तरह के एसेट्स को कहेंगे जिसे हम कंज्यूम कर लेते हैं, जिसका हम यूज कर लेते हैं, यूज होने के बाद वो समाप्त हो जाता है। ठीक है। तो उस तरह के एसेट्स को हम वेस्टिंग एसेट्स कहेंगे। जैसे कोयले का खदान, है ना, कोयले के खदान से जब आप पूरा कोयला निकाल लेंगे, कंज्यूम कर लेंगे, तो उसमें क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, है ना, आपने पूरे कोयले को कंज्यूम कर लिया, लेकिन वो कोयले का खदान जो है वो आपके बिजनेस के लिए क्या है, एसेट है। कैसा एसेट है, तो वेस्टिंग एसेट है। ठीक है। उसी तरह तेल के कुएं, तेल के कुएं से अगर आप पूरा तेल निकाल लेंगे, कंज्यूम कर लेंगे, तो वो समाप्त हो जाएगा, है ना, तो उस तरह के एसेट्स को हम वेस्टिंग एसेट्स कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, एक्सप्लेन फिक्टिशियस एसेट। आपको बताना है कि फिक्टिशियस एसेट क्या होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर दोस्तों आप इस तरह से दे सकते हैं,
कि फिक्टिशियस एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर नाइदर टेंजिबल एसेट्स नॉर इनटेंजिबल एसेट। ठीक है, तो ऐसा एसेट है जो कि ना तो टेंजिबल एसेट है और ना ही इनटेंजिबल एसेट है, तो क्या है भाई? तो आगे कहना है दोस्तों कि दे आर लॉसेस नॉट रिटन ऑफ इन द ईयर इन विच दे आर इनकर्ड बट इन मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अगर आपके बिजनेस में किसी अकाउंटिंग पीरियड में लॉस हो गया और उस पूरे लॉस को, क्योंकि लॉस बहुत बड़ा था, तो उस पूरे लॉस को आप एक अकाउंटिंग पीरियड में रिटर्न ऑफ नहीं कर पाए, उसे आप मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड में रिटर्न ऑफ कर रहे हैं, तो उस तरह के जो लॉसेस होंगे उसे हम बोलेंगे फिक्टिशियस एसेट, क्योंकि उसे आप कैरी करके रखेंगे और अगले ईयर फिर अगले ईयर करके उसे धीरे धीरे आप रिटर्न ऑफ करेंगे। क्लियर है? समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज एक्सपेंसेस इन अकाउंटिंग। आपको बताना है कि भाई अकाउंटिंग में एक्सपेंसेस क्या होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आप इस तरह से देंगे कि एक्सपेंसेस आर द कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग द गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर है? इन अदर वर्ड्स एक्सपेंसेस इज द कॉस्ट इनकर्ड फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू। तो यहाँ कह रहा है दोस्तों कि जब भी आप कोई गुड्स तैयार करते हैं या सेल करते हैं या किसी तरह का सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो उन सर्विसेज को प्रोवाइड करने में और गुड्स को सेल करने में जो भी कॉस्ट इनकर्ड होता है उसे हम एक्सपेंस कहते हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में क्या कर रहा है दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस यहाँ पे हमने ऐड किया है। क्या कर रहा है कि एक्सपेंसेस इज द कॉस्ट इनकर्ड फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू, है ना। रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जो भी कॉस्ट आपको लगता है उसे आप एक्सपेंस कहेंगे। बहुत ही शानदार सेंटेंस है ये। ठीक है, एक लाइन में आप इसका आंसर दे सकते हैं कि एक्सपेंसेस इज द कॉस्ट इनकर्ड फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू। रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जो भी मेरा कॉस्ट लगेगा उसे हम एक्सपेंस कहेंगे। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ने से पहले वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक तो बनता है, और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको इन सारे क्वेश्चंस के पीडीएफ नोट्स चाहिए या अकाउंट से रिलेटेड कोई भी एमसीक्यू का पीडीएफ नोट्स चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और उसका फायदा ले सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इनकम इन अकाउंटिंग। क्या पूछ रहा है दोस्तों कि अकाउंटिंग में इनकम का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आप इस तरह से दे सकते हैं कि इनकम इज द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। क्लियर है? इन अदर वर्ड, ध्यान से देखिएगा, इन अदर वर्ड द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस इज टर्म्ड एज इनकम। क्लियर है? तो यहां पे कह रहा है दोस्तों कि एक अकाउंटिंग पीरियड में जो भी आप प्रॉफिट अर्न करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, इनकम कहते हैं। क्लियर है? इन अदर वर्ड। ठीक है, अदर वर्ड में क्या कर रहा है कि डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, यानी कि आपने जो भी रेवेन्यू जनरेट किया और उसके अगेंस्ट में जो भी आपने एक्सपेंस किया, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा, पॉजिटिव डिफरेंस, उसे हम इनकम कहेंगे। अगर निगेटिव डिफरेंस आता है तो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डिफाइन रेवेन्यू इन अकाउंटिंग। अब आपको बताना है कि भाई रेवेन्यू किसे कहेंगे। रेवेन्यू इज द इनकम और इंक्रीज इन द नेट एसेट्स दैट एन एंटिटी हैज फॉर्म इट्स डे टू डे नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जब आप डे टू डे नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज करते हैं और उससे जो भी इनकम जनरेट करते हैं उसे ही हम रेवेन्यू कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि आपने 5,000 का कहीं से गुड्स परचेज किया और उसे आपने 7,000 में सेल कर दिया, तो ये जो 7,000 रुपए हैं ये आपके बिजनेस के लिए क्या है, रेवेन्यू है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो 2,000 रुपया है ये आपके बिजनेस के लिए क्या है, प्रॉफिट है। क्लियर है? तो रेवेन्यू और प्रॉफिट के बीच में डिफरेंस होता है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपेंडिचर। आपको बताना है कि एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आप इस तरह से देंगे, एनी डिसबर्समेंट ऑफ कैश और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और incurring a liability for the purpose of acquiring asset, goods और services is called expenditure। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि जब भी आप किसी तरह का कोई एसेट एक्वायर करते हैं, कोई गुड्स परचेज करते हैं, किसी तरह का कोई सर्विस परचेज करते हैं, तो उसके लिए जो आप कैश एक्सपेंस करते हैं, कैश पेमेंट करते हैं, या फिर किसी तरह का प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करते हैं, या फिर कोई लायबिलिटी जनरेट कर लेते हैं, यानी कि उधार में जब परचेज करेंगे तो यहाँ पे लायबिलिटी जनरेट हो जाएगा। तो इस तरह का जो भी आप एक्सपेंस करते हैं उसे ही हम एक्सपेंडिचर करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब आपको बताना है कि भैया कैपिटल एक्सपेंडिचर हम किसे कहेंगे। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, एनी एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड इन एक्वायरिंग और इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ एन एसेट
which will increase the earning capacity of the business is termed as capital expenditure। यानी दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जब भी आप कोई एसेट एक्वायर करने के लिए यानी कि एसेट परचेज करने के लिए या फिर एसेट के वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए एक्सपेंस करते हैं जिससे कि आपका बिजनेस का अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाए, उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। मान लेते हैं कि आपने कोई एक नया मशीनरी लगाया जिससे आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गया और आप ज़्यादा प्रोडक्शन करने लगे, जिसकी वजह से आपके बिजनेस का जो अर्निंग कैपेसिटी है वो बढ़ गया, तो उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे। उसी तरह मान लेते हैं कि आपके पास मशीनरी पहले से था लेकिन उसे आपने और अच्छे से मॉडिफाई कर दिया, जिसकी वजह से आपका जो प्रोडक्शन कैपेसिटी था वो बढ़ गया, आपका अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गया, तो इसे भी हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब आपको बताना है कि भैया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसे कहेंगे, तो इसका आंसर आप इस तरह से देंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड द बेनिफिट ऑफ विच इज कंज्यूम्ड और एग्जीक्यूटेड विद इन द अकाउंटिंग पीरियड। बहुत ही सिंपल है दोस्तों। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि ऐसा एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट आपको सिर्फ एक अकाउंटिंग पीरियड तक ही मिलता है ना, तो उस तरह के एक्सपेंडिचर को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने गुड्स परचेज किया और उसे सेल कर दिया, आपने अपने स्टाफ को सैलरी पेमेंट किया, आपने बिल्डिंग का रेंट पेमेंट किया, तो ये सारे जो एक्सपेंसेस हैं, ये छोटे छोटे एक्सपेंसेस जो हैं, इसका बेनिफिट आपको सिर्फ एक ही अकाउंटिंग पीरियड तक मिलता है, तो इस तरह के एक्सपेंसेस को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या था कि जब आप एक बार एक्सपेंडिचर कर देते हैं तो उसका बेनिफिट आपको लंबे समय तक मिलता रहता है। जब आप एक और मशीनरी लगा लेंगे अपने बिजनेस में तो उसका बेनिफिट आपको लंबे समय तक मिलता रहेगा, तो उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे। क्लियर है? अब दोस्तों आप मुझे ये कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।